हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। उसकी सुबह आंख खुली तो उसकी निगाह खुद पर बिखरी हुई अलीज़े के चेहरे से टकराई, वो जो उससे हर वक्त कुतराई रहती थी। सोते में इस कदर बेपरवाह होती कि उसका चैन और सुकून उस तरह से तबाह करती थी कि वो खुद पर कड़े पहरे ही बिठाता रहता। गहरा सांस लेते उसके बिखरे बाल समेट कर एक सर पर किए और हल्के से उसका चेहरा थपथपाया। लीजे उठ जाएं, लेकिन वो टस से मस ना हुई। लेकिन उसकी ये लापरवाहियां उसके अंदर फिर से तूफान मचाने लगे। उसे बामुश्किल उसके नेट के बने हुए ड्रेस से नुमाया होते सरापे से निगाह चुराई और होले से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। उसकी निगाहों की तपश थी कि लम्स की गड़बड़ाहट के उसने कसमसाते हुए आंखें खोली तो खुद पर छाए हुए जहां से नजर टिकाई। वो बुखलाते हुए फौरन उठी, लेकिन उसी दम कराहती हुई दोबारा से लेट से गई थी। उसके एकदम से रिएक्ट करने पर उसका सर खुद पर झुके हुए जहां के फौलादी सीने से टकराता हुआ उसे दिन में तार दिखा गया था। उसके दिमाग की सभी चूलें हिल गई थी सुबह सुबह इस तसादम पर। ये क्या तरीका, पत्थर फिट किए हैं सीने में क्या? सुबह सुबह मुझे चोट लग गई। उसे मुंह बसोड़ते हुए माथा मसलते हुए उससे शिकायत की, जबकि अब उसके अंदाज और लबों की हरकत पर दिलचस्पी से उसको देखने लगा। हमेशा कहते कि प्यार करता, लेकिन हर दफा चोट पहुंचा देते। कोई प्यार नहीं आपको? उसे शायद ज्यादा जोर से लगी थी, तभी वो बड़बड़ाती हुई आंखों से कहती हुई अपनी शामत को दावत देने लगी। उसके पापा उसकी आंखों पर अजब सी चमक आ गई थी। होले से उसका माथा मसलता हुआ हाथ थामा और धीरे से उसके कान की तरफ झुका। कल का बोसा तो मिट गया होगा ना, कहो तो नया निशान छोड़ दे हम। उसकी सरगोशी पर वो दर्द बुला कर बैठी फटी हुई आंखों से उसको देखने लगी। क्या मतलब? वही कलाई उसने मांगी थी, मोहब्बत की निशानी उसके होंठों पर निशान छोड़ आया हूँ। उसकी बात सुनकर उसे बेसाता दोनों हाथों से अपने होंठों पर रख लिए थे और खौफजदा से उसको देखने लगी। उसकी ऐसी मासूमियत बढ़ी हुई अदा पर वो कहका लगाता हुआ हंस पड़ा, जबकि वो बहुत ही हैरत और दिलचस्पी से उसे देखने लगी कि वो बहुत ही कम हंसता था। मेरी जान, आपकी ये मासूम सी हिफाजती हदबंदियां। उसने मुस्कुराते हुए झुककर उसके होंठों को ढके हुए हाथों पर होंठ रख दिए थे। उस गुस्ताही पर उसका चेहरा सुर्ख कंदारी हुआ और हालत रोने वाली हो गई, तो वह तरस खाता हुआ पीछे हुआ। जल्दी करें, उससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। जल्दी फ्रेश अप होकर आए, मुझे कहीं जाना। उसे उज्जत में उठाया और मकसद उसे इस कैफियत से निकाला था। उसके वॉशरूम में जाते ही उसने मोबाइल उठाकर मुतलबा नंबर डायल करके कान से लगाया। मॉर्निंग खान, उसे हल्का सा सर हिलाते हुए कहा। आज हर सूरत उसकी मौजूदगी कन्फर्म करो। उसका आज का जुर्म बहुत ही संगीन है, उसकी सजा लाजम व मलजूम है, और वो भी मेरे हाथों। उसकी आवाज में इतनी वहशत थी कि दूसरी तरफ खान भी झंझला उठा। इस तारीख कमरे में मदम सी रोशनियां फैली हुई थी। रानियत और बेबाकी का मुजाहरा आम था। कैके और आहों के साथ सिगरेट की स्मेल फैली हुई थी। शराब की बोतलें खुली बिखरी पड़ी हुई थी। हर एक के हाथ में थामा हुआ गिलास शराब से बड़ा पड़ा था। हर एक अपनी ही दुनिया में मगन नजर रहा था। वो कहीं से भी एक मुस्लिम मुल्म के बाशिंदे नहीं लग रहे थे। वो फिर अचानक माहौल बदल सा गया। सर, बाहर आग लग गई है, उसका खास कारिंदा भागता हुआ आया। हर तरफ हलचल सी मचने लगी। भगम दौड़ सी मच गई और वो जो पास बैठी लड़कियों की तरफ मतवज्जो फुल हमार में था, उसकी बात सुनकर उसका हमार बक से उड़ा। क्या पक रही हो? वो गुस्से से बिलबिला उठा। सर, बाहर सब कुछ चल रहा है, उसने कामते हुए बताया तो वो फौरन बाहर की तरफ भागा। कैसी हुआ ये सब? तुम सब कहाँ मरे हुए थे? वो कप मिलाता हुआ उसका गुस्सा और अफसोस आसमान को छू रहा था। वो जब मुतलबा जगह पर पहुंचा तो आग के शोलों ने हर तरह से बिल्डिंग को घेरे रखा था और ये आग आप आगे को फैलने वाली हो चुकी थी। वो सदमे से कुछ भी कहने के काबिल न रहा था। वो अभी तक इस सदमे से ही ना निकला था कि उसे अपनी गर्दन या हाथ एक साह से शिकंजे में मुकेद होती हुई महसूस हुई। उसका दम घुटने लगा। वो जिसे तुम लावार समझ कर दुख पहुंचाए है ना, वो जहां हैदर शाह की बीवी और उसका जुनून और इश्क है। उसे इतनी वहशत से बोला कि उसका कान फटने लगा। अभी वो उससे तकलीफ से ही ना निकला था कि उसके कांधे से शर्ट फटती हुई महसूस हुई और तब उसे अपनी जेल झुलसते हुई महसूस हुई। उसने न जाने किधर से एक कोयले की तरह तपतपाता हुआ राड उठाकर उसके कांधे पर गाड़ दिया। उसके कांधे में वो दनसता हुआ उसका गोश्त तक उधेड़ गया था। उसकी चीखों से माहौल कांप उठा। माहौल गोश्त की स्मेल से बनने लगा। तुम पल पल इस अजियत में तड़पोगे, तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी कि तड़पोगे। उसने उसको सीधा करते हुए उसके मुंह पर मुक्का रसीद किया, जबकि हान उज्जत में बोला। सर, मैम की कॉल है, एमरजेंसी बात करना चाहती हैं और पुलिस भी पहुंच चुकी है। उसका पैगाम सुनकर उसने आदमोए उसके मुखड़ों वजूद के ऊपर फेंका और एक जोरदार ठोकर उसे रसीद करता वहां से निकलता चला गया। आ गया वो शाहकार जिसका शिद्दत से इंतजार। उसे देखते हुए मुआविया ने चहकते हुए उसे गले से लगाया, लेकिन फौरन मुंह बनाते हुए पीछे हटा। क्या गंदी स्मेल आ रही है तुमसे जे? क्या जला कर आए हो? उसे बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा तो उसे घूरने लगा तो वो डीठ बना मुस्कुराने लगा। तुम्हारी बेगम शिद्दत से तुम्हारी मुंतजिर है।
یہ नजरों के तीर उन पर चला। उसने महारत से बात उनकी तरफ मोड़ दी तो अलीजा चरमसी गए। कितने झूठ बोलते हैं आप मुआविया भाई, आपने कहा कि कॉल करके फौरन घर बुलाएं। उसे हफ्ते से जिताया तो वह ची करने लगा। तोबा तोबा जे, मैं तो भाभी को बहुत ही मासूम समझता था, लेकिन यार ये तो हमारे घर की इन चालाक लोमड़ियों के साथ रहते हुए इन जैसी ही हो गई हैं। उसने पास बैठी लड़कियों पर ऐसा वार किया कि वो बिलबिला उठी, जबकि उसकी पापा सदमे से आंखें फैलाए उसको देखने लगी। लाला, वो चीख उठी, चला क्यों हो रही हैं आप, चला क्यों रही हैं आप साहब, सच्ची बात किसी अच्छी लग सकती। उसे मुस्लिम से कहा तो जान के हाथ का पंजा उसकी गुद्दी पर पड़ा। हाय जालम, हाथ है कि हथौड़ा, कसम से भाभी पे दिल और जान से तरस आता है। उसने बेबाकी से तबसरा किया तो उसकी ऐसी बेबाकी से शर्म से पहलू बदल कर आएगी और उससे पनाह मांगने लगी जिसके निशाने पर वो आए थे। दांत और सर प्यारा है ना अपना, उसने डके छुपे अंदाज में धमकी दी। अरे मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। उसने बिड़क मारी तो वो सर हिलाता हुआ अपने माइक्रोफोन के बटन को प्रेस कर ले जाओ इन्हें इज्जत से बाहर। उसने अंदर दाल होते हुए गार्ड को इशारा किया तो वो मुआविया की तरफ बढ़ने लगा तो वो उछल कर खड़ा हुआ। क्या मतलब, उसे बौखलाते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारे सर और दांतों की देखभाल करने लगे। उसने आराम से जवाब दिया तो वो उसके बाजू पकड़ कर लेकर जाने लगे जबकि सबके क्या क्या छूटने लगे। भाभी कैसी बहन है आप, अपने छोर के जुल्म से बचाएं मुझे। उसने चीखते हुए दहाई दी तो वो बुखला गए। तरस नहीं आता आपको अपने इस मासूम से भाई पर, बचाएं मुझे इस जला से। उसने चीखते हुए कहा तो गार्ड के साथ घसीटने लगे। उसके दहाई पर वो होश में आई, उसकी तरफ देखा जो उसे ही गहरी नजर से देख रहा था। उसने डरते हुए निगाह फेरी। रुको सफीर, उसने गार्ड्स को आवाज लगाई। उसकी पुकार पर उसने फौरन कदम रोके। जी मैम, उसने मुअद्दबाना कहा। छोड़े बाई को, उसने हुक्मिया कहा। मैम वो सर, वो तबज़्ज़ुब का शिकार हुआ, सर को छोड़ो, जो मैं कह रही हूँ वो करो। उसने हतल मकान उसे देखने से गुरेज करते हुए कहा तो उसने बेबसी से उसे देखते हुए छोड़ा और सर झुकाते हुए बाहर निकल गया। हाय जग जग जियो भाभी, दूधो नहाओ फूलो नहाओ, कुछ ऐसा ही होता है ना। उसे दवा के टुकड़े करते हुए उसे चेहरा छुपाने पर मजबूर कर दिया और उसके ऐसे शर्म से सुर पड़ते चेहरा छुपाने पर सबके छत पाड़ कह के उबल पड़े। मेहरू के लिए कोई रिश्ता देखा है आपने, वो जो लेटने के मूड में था कुछ फासले पर दराज वजूद की आती अवा पर वो ठटका। उसकी तरफ देखा तो उसी की तरफ मतवज्जो थी। उसने देखने पर गड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। हैरियत, उसने यकलफ्ज़ी सवाल किया। वो जानती निगाहों से देखा। बताए ना, उसे जोर दिया। नहीं, अभी फाइनल तो नहीं किया, लेकिन एक दो गढ़ में है माइंड में। उसे नजरों में रखते हुए कहा। आप इन गढ़ों को छोड़े, मेरे माइंड में एक रिश्ता है। उसे डरते दिल से उसके जवाब का इंतजार किया। कौन सा रिश्ता, उसने आईब्रो झुकाते हुए पूछा। हान का रिश्ता मेहरू के लिए। बिलाहड़, उसने बाम फोड़ते हुए दम साध लिया। वो सीधा लेटे हुए उसके रद्द-ए-अमल की मुंतजिर थी जो खामोश नजर से घूरे जा रहा था। ये रिश्ता किसकी मंशा के मुताबिक हो रहा है, मेहरमा शाह की या दोबेर हान के। उसका ऐसा ठंडा जवाब आया कि वो एक पल को होन उड़ाई गई। उसे समझ ना आई थी कि वो किसका नाम ले, क्योंकि वो दोनों तो पागलपने एक दूसरे को अजियत दे रहे थे। लेकिन उसे लगा कि इसने इन दोनों में से किसी एक का भी नाम लिया तो शायद वो उसके गैप से बच ना सके, इसलिए वो उसके रद्द-ए-अमल से डरती फौरन बोली। मेरी। ओ रियली, उसे गोया महसूस होते हुए आंखों को जरमिश थी। आप हाँ अच्छा नहीं लगता क्या, उसे मासूमियत से सवाल किया। गोया वकालत की सीट पर पाँव रखा। लगता है तभी तो साथ रखा है, उससे बेपरवाह अंदाज में कहते सिगरेट लबों में दबाते हुए उसको आंच दिखाई। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, उसके बाप पर सटपट आई। फिर क्या मतलब है, उसे उसकी तरफ देते हुए धुआं उसकी तरफ बिखेरा तो वो खांसने लगी। ये तो इस सोतन की जान ही छोड़े कलेजा जलाने के लिए। उसने झंझलाते हुए हड़बड़ाहट की थी। उसकी हड़बड़ाहट पर उसने तीखी नजर को देखा, लेकिन वो मुतवज्जो नहीं थी, बल्कि हाथ हिलाते हुए धुएं को बिखेर थी। एक्चुअली आपको ठीक से वकालत करनी नहीं आ रही, सो दलाइल अच्छे से याद कीजिए। उसने लापरवाही से कहते उसके सर पर बम फोड़ा। क्या मतलब, किसकी वकालत, उसने हिकलाती बौखलाती भी बोले। आपको लगता है कि आपके इस सवाल के जवाब देने की मुझे ज़रूरत है, उसे उसकी नज़रों में झांकते हुए उसको अपनी तेज तार चमकदार आंखों से गोया ऐसे चट करने की कोशिश की जैसे वो खातिर हवा कामयाब हो रहा था। आपको कैसे पता ये सब, उसे बामुश्किल सवाल किया। मेरे सामने लफ्ज़ों के टुकड़े करने अब तो बंद कर दे बाहुदा, उसे उसकी घबराहट और सटपटाने पर जोड़ की उसने उसका हफ्के से घुरते हुए अपना सवाल दोहराया। मैंने कुछ पूछा, मुझे तब से जब वो भी नहीं जानते थे। उसने लापरवाही से कश लगाते हुए जवाब दिया तो वो ठटक गई। तो आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं, उसने हैरत से सवाल किया। क्या समझाता, जवाबन सवाल आया। वो दोनों ही एक दूसरे से नाराज हैं, तो आप, उसे समझ ना आई कि वो अपनी बात को कैसे उन तक पहुंचाए। उसने गहरी नजर से उसको देखा। मोहब्बत में जोर जबरदस्ती से इजहार नहीं करवाया जा सकता और कभी भी बेजाज जिद का भी एहतराम करना पड़ता, तो ऐसे लोगों को समझाना नहीं जाता। उनके लिए बेहतरीन सबक उनकी मोहब्बत की शिद्दत और वक्त होता है। उसने गैर मेरे नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए गंभीर लहजे में जवाब दिया तो अपने जवाब पर साकत सिरा गए।
اس کو لگا کہ اس کے یہ الفاظ اس کے منہ پر ایسا تماچا تھے کہ وہ کڑلا سی گئی تھی. اس نے محسوس ہوا جیسے اس نے یہ الفاظ اس دونوں کے متعلق نہیں بلکہ اس کے لیے کہے تھے. وہ خاموش سی ہو گئی تھی. اسے بھول چکا تھا کہ وہ بات کیا کر دی، کس کی بات کر تھی. اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جیسے گہرے خواب سے جاگی. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی آواز کسی خواہش سے، گہری خواہش سے آئی تھی. کیا کرنا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کیا تو وہ جھنجھلا گئی. آپ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ آپ اتنی سجسٹ آپ کا بھی اثر نہیں ہو رہا. وہ سخت ہفکی سے گویا ہوئی. تبھی اس نے اسے اپنی طرف گھسیٹا اور اس کے ماتھے اوپر ہلکا سا جھکا تو وہ گڑبڑا گئے. میرا ٹھنڈا ہونا ہی آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ مجھے پرجوش حالت میں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اس کے اتنے زومینی انداز میں بات کی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی. وہ مہرماہان، اس نے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلنے لگے. کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ مجھ سے کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی دھڑکنیں مدھم سی کر دے. آپ ان کی شادی کر دیں. اسے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ بامشکل سن پایا. اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بولی، آپ نے تو بھی کی نا، تو مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا. ان کے لیے کیسے ہوگا تو آپ کر دینا. اسے دھیرے سے کہا. اس کی بات سن کر وہ بے ساتھ مسکرایا. ریلی اٹیک ٹو ہر. اسے ایسے انداز میں کہا کہ وہ جھڑم سی گئی اور نچلا لب دانتوں میں دباتی خود پر کنٹرول پانے لگی. اس نے اس کی اس حرکت پر اسے گہری نظر سے ایسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھاتے اس کا لب اس کے دانتوں کے شکنجے سے چھڑوایا. اتنا ظلم مت کریں. یہ حق میں ابھی آپ کو نہیں دوں گا کہ ان کو ابھی تک میں نے بھی محسوس نہیں کیا. اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی ایسی سرگوشی اور لمس پر شرم سے تپسی گئے. مجھے نیند آ گئی. اس نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا تو وہ سیدھا ہوتا ہوا پیچھے ہٹ گیا. تو اس نے فوراً کمل میں منہ چھپاتے ہوئے دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کی. سر، یہ کس نے کیا؟ ہاسپٹل کے اس سرد کمرے میں تیرتی ہوئی سرد فضا کو اس کی ڈرتی ہوئی آواز نے توڑا. وہ جو آنکھیں بند کیے لیٹا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، اس کے سوا پر پٹ سے آنکھیں کھول گیا. کیا یہ بھی اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی. اس درندگی وحشت سے پاس پڑی ہوئی ٹیبل الٹ دی اور چیخنے لگا. نام مت لینا میرے سامنے اس کا. وہ پچھتائے گا بہت بری طرح. اور جس بیوی کے جسم پر لگے ایک داغ کو وہ برداشت نہ کر سکا، اس کے بدن کو اتنا داغ کروں گا کہ وہ مرنے کو ترسے گی. اور اس کا نام نہاد شوہر مجھ پاتا پھرے گا، پل پل تڑپے گا. اس کی آواز میں سانپ سی پھنکار تھی. چہرہ انتہائی مکروہ وہ دکھائی دے رہا تھا. تم فوراً پلان پر عمل کرو. اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرڈر دیا. لیکن سر، اس نے کچھ کہنا چاہا. بکو سر، وہ جو بلڈنگ کا بلاس ہوا ہے اس کی حالت کے پیش نظر اسے آرام کرنے سے بتایا. سارے نقصان باہر میں جائے. مجھے اپنے اوپر لگے انتظاموں کے نقصان کا حساب جکتا کرنا ہے. تمہیں جو کہا ہے وہ کرو. اس نے بے پرواہی سے حکم دیا. اوکے سر. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی ایسی انہونی سی بات سن کر کمرے کے اس سکوت میں ڈوبے ماحول کو حسن شاہ کی تحیر نما آواز نے توڑا. رات کے 10 بجے زہرا بیگم کے کمرے میں ہونے والی اس میٹنگ میں شاہ معاشرے کے سب بڑے اور شادی شدگان افراد جمع تھے. اور اس میٹنگ میں ہونے والی دھماکہ خیز گفتگو نے سب کے دل دھڑکا دیے تھے. وہاں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ جہاں اور زہرا بیگم تھی. کیوں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے جواباً دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے ان کی طرف دیکھا. وہ کبھی بھی کسی سے بے ادب نہ ہوتا تھا، لیکن اس کی بات کا اندازہ اسے سب سے منفرد کرتا تھا. اس کے لہجے میں چھپے مفہوم اور دلائل کے سے انداز سے ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار کرتے تھے. بیٹا، یہ سوسائٹی، آپ کے احمد شاہ کی آواز آئی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی آپ بھی سوسائٹی کی مالتی پیش قدمی کے طور پر یوز کر سکتے. اس کے لہجے میں ایک حفیظ محسوس کرنے والا طنز تھا جس نے اس ماحول میں بھی سب کے لبوں مسکراہٹ بکھیر دی، جس کی وجہ سے بابا جھرم سے گئے اور اسے ہلکا سا گورا. آپ کو لگتا ہے کہ میں مہرو کے لیے کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہوں؟ مجھے امید ہے کہ وہ وہاں پر خوش رہے گی اور میرے خیال میں ہمارے لیے پہلی ترجیح اس کی خوشی ہونی چاہیے تھی. اسے نپے تلے انداز میں بات مکمل کی. جہاں شاہ، ایک بات تو بتائیں. زہرا بیگم کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا. یہ شادی ان میں سے کس کی خوشی پر ہو رہی ہے؟ ان کے سوال نے ماحول کو تناؤ زدہ سا کر دیا. علیزہ دل ہی دل میں درود اور آیت کرسی کا ورد کرنے لگی. یہ سوال مہر ماں اور ہان پر نہیں اٹھا بلکہ یہ سوال مجھ پر اٹھا ہے کیونکہ ہان یہاں میرے لیے ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ ایسا ہو سکتا؟ اس نے اس کی بات کی تائید تردید کیے بغیر ایسا پردلیل لہجہ اختیار کیا کہ سب پرسکون ہو گئے. اما بیگم، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کے احمد شاہ نے سارا ملبہ زہرا شاہ پر گرایا. تم لوگ ماں باپ ہو، بہتر فیصلہ کر سکتی ہو، لیکن میرے خیال میں تو رشتے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ ساری زندگی نظروں کے سامنے رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنا بیٹا ضامن بن رہا ہے. باقی جو تم لوگ چاہو. انہیں فیصلہ سناتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی. اگر مہرو نہ مانی تو ماما کی آنسو نرگس میں ڈوبی ہوئی آواز ہے. اسے کیا اعتراض ہونا؟ ہاں تو سب کا فیوریٹ ہے. اور ویسے بھی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. آیت کی چلبلاتی ہوئی آواز پر سب اس کی سمت متوجہ ہوئے جبکہ وہ موضوع کسی
फैसले पर पहुंचे बगैर जूं का तूं पड़ा था। इतनी प्यारी और मासूम सी बच्ची है ये। लान में धूप से लुत्फानंदोज होती ज़हरा बेगम ने पास बैठी ज़ाहिरा और ज़ारा शाह के सामने नौजवान पार्टी के साथ खिलखिलाती पड़ी को देते हुए कहा, हाँ अम्मा बेगम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है। ज़ारा शाह ने जवाब दिया, जब जहाँ कहता है ना उसे घर वापस भेजना तो दिल उदास हो जाता, दिल करता कि इधर ही इसे अपने पास रख लो। अलीज़े की तरह क्या मनमोहनी बच्ची है, वो उसे देते हुए प्यार से कहती हुई जा रहे थे। हाँ तो मेरी बहू की भतीजी है, प्यारी तो होगी ना। ज़ारा शाह ने शरारत से कहा, भाभी एक तरीका है, आप उसे यहाँ पर रख सकती हैं। फौजिया चची और आसिया फूफो ने अचानक अटैक किया कि उनके लबों पर शरारती मुस्कान थे। वो कैसे? उन्हें मुस्कुराते हुए पूछा। अपनी बहू के रूप में। आसिया फूफो की बात पर एक पल को बहुत साकत हो गया था, लेकिन फिर मम्मा ने खुद को कंपोज करते हुए जवाब दिया, मैं तो कल की बनाती आज बना लूं, लेकिन बात सिर्फ मेरे नहीं है, दो खानदानों का फैसला है ये, और सबसे बड़ी बात इन बच्चों का फैसला होना जरूरी है। उन्हें मुकम्मल बात समझाई। बात तो आपकी ठीक है भाभी, चची ने ताई से सर हिलाया। आप बात तो कर सकती हैं ना, अगर आप वाकई ऐसा चाहती हैं। फूफो ने फिर से कहा, हथेली पर सरसों ना जमाओ बेटा, इस तरह उसके वालिदैन सोचेंगे कि हमने उसे इस नजरिए से घर में जगह दी। दादू ने उन्हें दूसरा पहलू भी समझाया तो सबने ताईदन सर हिलाया। खुदा का वास्ता है साले, अपने इस थर्ड क्लास देवर को समझा लो। खुदा की चंगारती हुई आवाज़ पर उसने अफसोस से सर हिलाया कि अब फिर से तीसरी जंग अजीम का इफ्तिताह शायद हो चुका था। वो फौरन बाहर को भागी, जबकि अलीना और दरिया की लबों पर महसूस होती हुई मुस्कुराहट थी। हुआ क्या है अब? साले ने बाहर आकर परेशान से पूछा। ये मेरे साथ वो बात करते करते रुके। हाँ क्या तुम्हारे साथ? क्या किया है मैंने? पीछे से आती वली ने टांग उड़ाई। तुम बस चुप कर जाओ। वो लाल बम्बोका है। इन दोनों की आपसी बमबारी जारी हो चुकी थी। वो कभी उसे और कभी उसे देख रही थी और वो दोनों बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल कर थे। यार ऐसा तो ना करो, इतना मासूम मंगेतर हूँ ना किसी का, उतनी बदसूरत और खौफ सूरत मंगेतर पर गुजारा कर रहा हूँ रोमांस के बगैर। उसने हबासत व शरारत से बात मुकम्मल की तो वह शर्म और गुस्से से लाल पीली हो गई, जबकि साले का मुंह खुल गया था उनके साफ गोई फजूल गोई सुनकर। देखा आपने, ये शख्स मुझे बदसूरत कह रहा है, वो तो जैसे प्रिंस विलियम है ना। वो जाकर बोल दो सबकी छत पर कह के निकले, कोई शक मेरी जान। उसने डीट पन से कहते हुए उसे आग लगाई। आप उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन पीछे से आती हुई आवाज पर खुशी से करण खाकर पीछे को पलटा। ओ माई गॉड लीजे पड़ी। वह खुशी से चीखती हुई उनकी तरफ लड़की। वो गर्म जोशी से उनके गले लग गए थे, जबकि वो सब उसकी इतनी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। कब आई और किसके साथ आए? दरिया ने मिलते हुए पूछा तो वली ने उनको इशारा करते हुए लुकमा दिया। यार भाभी, ये भी पूछने वाली बात है। अपनी अलीजा जब भी आती है इतनी गाड़ियां और सिक्योरिटी साथ होती है, कसम से यही लगता है कि कोई पॉलिटिकल पर्सन आया हो। उसने पास कर भी गाड़ियां और गार्ड्स को देते हुए उसे तंग करने को कहा। कोई शक है मेरी पॉलिटिकल पर्सन होने में? मेरे ससुर पॉलिटिक्स में, मेरे हस्बैंड इससे लेजेंड है और मेरे हस्बैंड के भाई इस फील्ड को भी रन करते हैं। अभी भी आपको शक है? उसे चिढ़ते बगैर अलीना के कंधे से लटकते हुए उसे चिढ़ाया तो सब हंसने लगे। अकेली आई हो दोनों? मरीना ने दोनों से मिलते फिर से पूछा तो वो चिढ़ गई। नहीं तो शायद साथ आए हैं, वो चले गए हैं छोड़कर। सब इतना पूछ रहे हैं, आइंदा नहीं आना हमने। वो हफ्की से कहा। इतनी खुशी की खबर दूर होगा क्यों दे रही हो डियर? वली ने मुस्लिम खुशी से बेहालत देखा। वली चाचू इधर आप और उधर माविया अंकल फूफो की जान में नाक में दम कर देते हैं। परी ने महसूस होते हुए कहा। सिर्फ माविया अंकल ही नहीं है, सभी जहां अंकल की वजह से फूफो को बहुत ही तंग करते। उसने मजीद टुकड़ा लगाया तो सबके कहके पर वो सुर पड़ते हुए चढ़ गए। आप छोड़ें ये सब, ये बताएं वली की शादी कब कर रही हैं? उसने भाभी से पूछा। हाय जालम, क्या बात कर दी? शर्म से बुरा हाल होने लगा है, क्योंकि मुझे अपनी मंगेतर के हिस्से का भी तो शर्माना है ना, क्योंकि उसे ये काम नहीं आता। उसने गरीब बैठी खुदा का लपकते हुए दुपट्टा पकड़कर शर्माने की ऐसी शानदार एक्टिंग की कि वो जल गई और फौरन गुस्से से दुपट्टा खींचा, जबकि इन सब के इस बात से निकलते हुए कह के उसके रद्देमल पर कानों के पर्दे फाड़ने को थे। सर, जो आपने लोकेशन बताई थी ना, उधर से तो हमने डीलिंग रुकवा दी, लेकिन पास के नुमाइंदे ने बात अधूरी छोड़ी। लेकिन उसने तीखी नजर को देखा। लेकिन सर, हम डीलर तक पहुंच नहीं सके। उसने निगाहें झुकाते हुए अपनी नाअहली का एतराफ किया। हाँ, क्योंकि वो पहले ही पकड़े जा चुके हैं। उसने इसी लहजे में जवाब दिया तो वह कुछ पल को कुछ बोल ना सका कि उनसे पहले सब कुछ कर चुका होता था। सर, नेक्स्ट क्या टारगेट है? उसने कुछ लम्हों बाद सवाल किया। अगला सारा प्लान और वर्क हान समझा देगा। उसने हान की तरफ इशारा करते हुए बात मुकम्मल की। वो साहिल लता बाहर को निकला तो हान की सिमत मतवजह हुआ। हान, शादी कब कर रहे हो? उसने सिगरेट सुलगाते हुए बेपरवाही से बात मुकम्मल की। जी सर। उसने गैर मतवका सवाल सुनकर एक पल को होन हो गया था। मुश्किल सवाल तो नहीं है जो समझ से बाला तर हो, उसे देते हुए संजीदा लहजे में कहा। सर, अभी कोई इरादा नहीं है। उसे सर झुकाते हुए जवाब दिया। कोई चॉइस या पसंद? उसने गहरी नजरों से
तोड़ते हुए पूछा। नहीं सर, उसने निगाहें चुराते हुए जवाब दिया तो उसकी तेवड़ी चढ़ गई। किसी को बीच रास्ते बगैर किसी तसल्ली के छोड़ देना मोहब्बत का सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि अम्मा कहती हैं कि मोहब्बत में किसी को छोड़ देना कत्ल करने के बराबर होता। उसने अपनी सुरह निगाहें उस पर गाड़ते हुए कहा तो वो सुन हो गया। क्या मतलब सर? उसने घूमते सर से पूछा तो उसका मिलने वाला जवाब उसके 14 तबक रोशन कर गया। लेकिन वो सर, उसके बाद उसने दहाड़ते हुए काटी। तुमने मुझे बहुत ही मायूस किया है। अगर मैं तुमसे अपनी मोहब्बत की वजह से मजबूर ना होता तो आज मैं कोई इंतहाई कदम उठा लेता। उसने बेरुखी से बात मुकम्मल की। लेकिन मैं अपनी इसी मोहब्बत व लगाव की वजह से मजबूर हूँ जो तुम मेरे सामने खड़े हो। अब आगे हार होने वाला कदम तुम मेरे कहे पर उठाओगे, क्योंकि तुम मेरा एतबार खो चुके हो। उसने उसे थप्पड़ पर थप्पड़ लगाए। जी सर, उसने खुश होते हुए हल्के साथ ही सर झुकाया और उसकी हदायत सुनने लगा।